श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 40% से भी अधिक वन क्षेत्र है और एक बड़ी आबादी की जो जिंदगी है वो वनों पर निर्भर है, वन्य उत्पादों पर निर्भर है, जिसे हम लघु वनोपज कहते हैं, उस पर निर्भर है। और वैसे भी हम सभी को जो वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, वो आकर्षित करती है। खासतौर से जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वे अक्सर जंगल घूमने जाया करते हैं, जिसे जंगल सफारी कहते हैं, उसको करने का एक क्रेज होता है। लेकिन श्रोताओं, ये वाइल्ड लाइफ क्या है, ये वन्य जीवन क्या है, कितनी बड़ी भूमिका है उसकी हम सब की जिंदगी में और हम सब उसे बचाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि हमारे देश के एक बहुत जाने माने वन्य जीव विशेषज्ञ और सतपुड़ा वन्य जीव फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा जो राज्य वन्य जीव बोर्ड है उसके पूर्व सदस्य श्री संदीप पौराणिक जी। पौराणिक साहब, हम आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पौराणिक साहब, जैसा कि अभी हम आपके परिचय देते समय श्रोताओं को बता रहे थे वाइल्ड लाइफ के बारे में जी। तो क्योंकि आप एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ से अभिप्राय क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि जो जानवर हैं, शेर हैं, भालू है, हाथी है, इसी को वाइल्ड लाइफ मानते हैं। लेकिन जब हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं तो इसका मतलब होता क्या है? देखिए, वाइल्ड लाइफ का जो अर्थ है बड़ा विस्तृत है जी। वाइल्ड लाइफ का अर्थ है फ्लोरा एंड फौना जी। जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो सामान्य भाषा में सामान्य जन से जब हमारी बात होती है जी। तो इससे लोग जो समझते हैं कि ये सिर्फ जंगली जानवरों पर, शेर पर या तेंदुए पर या जो दूसरे जंगली जानवर है सिर्फ इन पे बात हो रही है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ जो है ये जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, ये सारी चीजें मिलकर ही वाइल्ड लाइफ बनती है। और वाइल्ड लाइफ का हमारे मानव जीवन में बिल्कुल वही स्थान है जो ऑक्सीजन का है। अगर हम अपने जिंदगी से अगर हम ऑक्सीजन खत्म कर दें तो मानव की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे जिंदगी में वाइल्ड लाइफ का महत्व है। अगर हम इसे जिंदगी से अलग कर देंगे तो फिर मानव जीवन की कल्पना जो है खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने पौराणिक साहब। हमारे छत्तीसगढ़ में जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीवन है, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि लगभग 40% क्षेत्र वन क्षेत्र है और एक बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ का पूरे देश में पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। लगभग हमारा जो राज्य है वो 44% आच्छादित है वनों से जी, और ये देश में सर्वाधिक है जी। लेकिन इतना होने के बावजूद हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जो वन्य प्राणी है उनकी संख्या जो है कम है। अच्छा। जो कम वन क्षेत्र वाले जो प्रदेश हैं उनमें हमारे यहाँ से स्थिति बेहतर है जी। जैसे हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि वन तो है लेकिन जंगली जानवर जो हैं उनकी निरंतरता जो है कम हुई है और कम होती जा रही है जी। इसकी क्या वजह पाते हैं आप एक विशेषज्ञ के नाते? जी, इसकी वजह एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पहले जी इस पूरे इलाके पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा। और जब राज्य निर्माण हुआ उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी थी कि जिन पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसे हमारा जो राज्य पशु था आपका जंगली भैंसा जी, वो इंडिया की जो है ये प्योरेस्ट ब्रीड थी जी, जो मैनपुर के आसपास, गरियाबंद के आसपास जो पाई जाती थी जी, वो रेयरेस्ट ब्रीड थी। और उस ब्रीड का जो अंतिम जो उसकी मादा थी वो खत्म हो गई अभी भी जी। और भी चीजें हैं जैसे टाइगर्स की संख्या हमारे यहाँ कम हुई है जी। इसमें कुछ चीजें हैं। हाँ, आपने टाइगर की बात करी तो मेरा अगला प्रश्न ही वही था कि बाघों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बाघों की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में जैसे बाघ होने चाहिए थे, छत्तीसगढ़ बाघों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था जी। यहाँ पर एक फिल्म बनी थी, उसमें एक चंद्रू करके एक बस्तर का एक बालक था जी, उसको देश विदेश में उसका बड़ा नाम था उस फिल्म का जी, और काफी बाघ थे जी। लेकिन बाघों की संख्या कम होने के कारण एक तो क्या हुआ कि जो हमारे नेशनल पार्क्स थे उनमें घास की कमी आ गई जी, और बाघ वहां नहीं रहता है जहां घास नहीं रहती, वहां बाघ खत्म होने लगता है जी। जो हमारा राज्य पक्षी है जी, उसके बारे में मैं थोड़े श्रोताओं को बताइएगा। हमारा जो राज्य पक्षी है वो है जंगली मैना जी, और जंगली मैना जो है ये हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत पक्षी है। जो आदमी जो होता है, जो मानव, उसकी हूबहू आवाज जो है वो करता है
उसकी मिमिक्री करता है, उसकी नकल उतारता है और इसकी कमी का एक बहुत बड़ा कारण भी यही है क्योंकि इसको देश विदेश में इस मैना को बहुत पसंद किया जाता है तो इसको जो है इसके लिए भी लोग लगे रहते हैं और इसकी भी तस्करी होती है और हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हिंदुस्तान में ऐसा है जो वैज्ञानिक अभाव के कारण जो है उनकी कमी होने का बहुत बड़ा कारण हम लोग वैज्ञानिक अभाव हम लोगों में बहुत ज्यादा है जैसे हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका में जो थर्ड वर्ल्ड है जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जहां पर बहुत सुविधाओं की कमी है, नगण्य है, लेकिन उनका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बड़ा गजब का है। पौराणिक साहब जैसे जंगली मैना की बात करी, हम ये बार बार अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में भी आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रवासी पक्षी भी बड़ी तादाद में आते हैं, बहुत फेमस है और पाटन के पास भी अब तो उसको विकसित भी किया जा रहा है और हाल ही में वहां पर एक कार्यक्रम का एक आयोजन भी किया गया था यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि उसको पर्यटक क्षेत्र में विकसित करने के लिए और तालाबों की सफाई के लिए और उसकी निगरानी के लिए बहुत अच्छा है और काफी अच्छे पक्षी आ रहे हैं वहां पर और अगर उसको और अच्छा अपन बनाएंगे तो वो काफी अच्छा, भारत में काफी इस चीज से प्रसिद्धि इसको मिलेगी और तितलियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल तितलियों के लिए हमारे यहाँ पर जो है क्योंकि कई प्रजाति की तितलियां यहाँ पाई जाती हैं। जी, वो खासतौर पर सरगुजा जो क्षेत्र है यहाँ पर तितलियां बहुत ज्यादा है यहाँ पर उनके लिए बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है और वो काफी अच्छा है। और एक प्राणी ऐसा है जिससे आमतौर पर लोग बड़ा डरते हैं, घबराते हैं, वो है सांप। जी। तो सांपों के लिए भी छत्तीसगढ़ काफी जो है वो जाना माना है और काफी प्रसिद्ध है और हमारा तो छत्तीसगढ़ का एक इलाका ही नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा। सबसे ज्यादा आदमी किसी से डरता है तो वो नाग से डरता है, सांप से डरता है और उसमें कई भ्रांतियां हैं। इस भ्रांति के कारण बहुत लोग जो है ऐसे सांपों को भी मार देते हैं जो विषहीन होते हैं। लगभग 90% सांप बेचारे ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है और उनको आदमी बेवजह मार देता है, जबकि वो हमारे मित्र हैं। नाग भी हमारा मित्र है और नागलोक जो है, नागलोक में मैं गया हूं, मैंने वहां स्टडी की है, देखा है। ये जशपुर जिले में जो पत्थल गांव का इलाका है, तपकरा का इलाका है, तपकरा का जो इलाका है जी, तो वहां पर नाग भी है और दूसरा वहां करेट है, कॉमन करेट। तो नाग से लोग वहां जितने ज्यादा नहीं मरते हैं उससे ज्यादा वहां करेट से मरते हैं। अच्छा, करेट जो है बड़ा साइलेंस किलर है ये तो और उसमें नागलोक में और छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाके में जो है जो आपका सांपों से डसने की जो घटनाएं होती हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग जमीन पे सोना पसंद करते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कल्चर में है, जो छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण आदिवासी कल्चर है वहां पर लोग जमीन पे सोते हैं। जैसे नागलोक में एक इलाके में मैं गया था तो वहां कुछ डेथ हुई थी, तो मैंने लोगों से कहा कि आप लोग खाट पे क्यों नहीं सोते तो वो उसने कहा कि भाई हम खाट पे इसलिए नहीं सोते क्योंकि हम मरने के बाद खाट पे ले जाते हैं। अच्छा, तो हम जिंदा आदमी को खाट पे नहीं लेटा सकते। अच्छा, तो मैंने कहा आप लोग तखत पे सो, अगर खाट पे नहीं सो सकते तो मैंने वहां पर जो था आपका जिला प्रशासन के जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे ही बात की तो उन्होंने कुछ ग्रामीणों को जब तखत दिलाया तो उन्होंने तखत का उपयोग शुरू किया है। ये अच्छी प्रक्रिया है। तो मतलब यदि वो तखत पर सोना शुरू करें ऊंचाई पे तो ये मृत्यु दर कम हो सकती है। बिल्कुल। क्या होता है कि बरसात के समय जब बिलों में पानी घुसता है तो सांप उस समय ज्यादा सक्रिय होता है, निकलता है और सांप जो है वो उसका जो खून होता है वो बहुत जल्दी, वो बहुत ज्यादा ठंड महसूस नहीं कर सकता। तो उससे बचने के लिए है वो गर्म जगह घुसता है वो। अच्छा, और जो ग्रामीण सोते हैं वो ऐसा नहीं सोते हैं, वो जमीन पर सोने के पहले धान का पुलाव वगैरह जो दूसरी चीजें हैं पत्ते वत्ते बिछा के उसके ऊपर से चादर बिछाते हैं। अच्छा, तो वो सांप के लिए बड़ी आदर्श जगह हो जाती है छिपने की, घुसने की। हाँ, मतलब उसको वहाँ पे गर्माहट महसूस होती होगी। और वो थोड़ा सा भी दाएं बाएं हिले उसका थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ और उसने उनको डसा। और फिर गांव के लोग जो हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। अगर सांप ने आपको अगर सांप ने आपको काटा है और आप 2 घंटे के अंदर अगर आपका जो प्राथमिक उपचार आपको मिल गया, एंटी वेनम मिल गया, तो आपके बचे रहने की संभावना 90% से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एक बात और है, अभी आपने सांपों की बात की और कैसे उसके काटने से मृत्यु होती है, क्या कारण है ये बताया। एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा समस्या कह सकते हैं उसे, वो हाथी मानव द्वंद की है।
कई इलाकों में देखा जाता है जंगली हाथी विचरण करते हैं और उससे हाथियों को भी नुकसान पहुंचता है। लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं फसलों को बचाने के लिए, जो फेंसिंग लगाते हैं उसमें करंट दौड़ा देते हैं, तो इससे जो हाथी हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है और कई बार हाथी नुकसान पहुंचाते हैं, फसलें को नष्ट कर देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, कई बार जो लोग करीब जाते हैं तो उन्हें कुचल कर मार देते हैं। इसकी क्या वजह है और कैसे इस समस्या से बचा जा सकता है? खासतौर से हमें जो ग्रामीण भाई हैं वो कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, ये अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्वलंत समस्या है जी, और इस पे काफी कुछ रिसर्च हो रहा है, काफी कुछ काम हो रहा है जी। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि यहाँ जो द्वंद्व हो रहा है वैसा द्वंद्व हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में नहीं हो रहा है। क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि हाथी जो है यहाँ पर जिन राज्यों से आए हैं जी, और उनको यहाँ खदेड़ा जी, और तो उनको जब खदेड़ा तो हाथी बहुत बड़ा जीव है तो उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनको ढोल नगाड़े उनके पीछे बजाए, तो वो जो है डर के कारण यहाँ आए। अब उनके मन में जो है आम जो आदमी है उसके प्रति बड़ा गुस्सा है, बड़ा डर है, और हाथी जो है वो लगभग 6 करोड़ साल से पृथ्वी पर है जी, और मनुष्य को आए हुए जो है ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो 70 लाख वर्ष ही हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि मनुष्य अवतरित हुआ है जमीन पर जी। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत पहले आ गए हैं हमसे जी, और लेकिन दुर्व्यवहार हुआ है जी, और उनके मन में हम लोगों के प्रति घृणा है जी। तो जब ये हाथी जहां भी जाते हैं और लोग मजमा, एक तो क्या होता है कि मजमा वाली जो स्थिति होती है वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वो मजमा जो लगता है उसके कारण उनमें चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, और एक तो मोबाइल के कारण बहुत घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। लोग सेल्फी के चक्कर में, और हाथी जो है उसकी विशेषता ये होती है कि 100 मीटर में यदि हाथी और घोड़े की दौड़ कराई जाए तो हाथी घोड़े से जीत जाता है। अच्छा, वो इतनी बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो कैसे बच सकते हैं लोग इससे, यानी बचाव के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? एक तो आप हाथियों के बहुत नजदीक नहीं जाए। अच्छा, जैसे मैं गया था यहाँ पर बीच में आपका जशपुर के पास में एक इलाके से जब गुजर रहा था तो लोग वहां से आए, उन्होंने बताया कि हाथी वहीं पास में बैठे हुए हैं जी। तो मेरी उत्सुकता हुई, तो एक आदमी हमसे कहने लगा कि साहब मैं भी उसको हाथ लगा के आया हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों? तो बोला कि वो गणेश जी हैं और मैं तो उनके पांव पड़ के आया हूँ जी। तो क्या है, ये सब चीजें हैं, हमें इसी से कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए जी। हाथी जो है वो बड़ी वाइल्ड लाइफ है जी, उसके लिए हमने काम किया है जी। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में जब मैं यहाँ सदस्य था जी, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मांग उठाई कि मैं रेडियो कॉलर्स लगाए जाए, सैटेलाइट कॉलर्स कहलाते हैं जी। अब तो लगाए भी गए, हाँ लगाए गए हैं। उससे क्या होता है कि उनके पूरे जो गतिविधि है बिल्कुल उनके मूवमेंट की जानकारी मिल जाती है सैटेलाइट कॉलर लगाने से। और सैटेलाइट कॉलर से हम बहुत बड़ी समस्याओं को बच सकते हैं, बचा सकते हैं जी। क्योंकि अभी अब तो कई बार ये हो रहा है, हमारे आकाशवाणी के माध्यम से हाथियों के मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है जी जी उसमें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कहाँ पर नहीं आकाशवाणी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जी। पौराणिक साहब, अंत में मैं सवाल करना चाहूंगा कि हम सब वाइल्ड लाइफ से प्यार तो करते हैं, उसे जाकर देखना भी चाहते हैं, लेकिन हम जो आम नागरिक हैं वो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपना कैसे योगदान दे सकते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक इस वाइल्ड लाइफ के कोर्स को जी आप स्कूली शिक्षा में शामिल नहीं करेंगे जी, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को जी, जबकि प्राइमरी रूप में जी, जब प्राथमिक रूप में नहीं पढ़ाएंगे जी, और सरल भाषा में इसका पुस्तकें नहीं आएंगी जी, और जब तक हम इसको ग्राम पंचायत में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे जी, और क्योंकि क्या है कि जैसे अगर अफ्रीका जाएं तो वहां का वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है पूरा का पूरा वहां पे अफ्रीकन जो लोग हैं जी, उन्हीं के पास है। अच्छा। वहां पर फॉरेस्ट सिर्फ बाहर से देखता है, सारा का सारा मैनेजमेंट वो खुद वहां के लोग करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पंचायत स्तर पर इसे करना चाहिए, और जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है बिल्कुल उसमें इसे शामिल करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पौराणिक साहब, आपने बड़ी अच्छे से पूरा बताया और बड़े विस्तार से। समय कम था, मुझे लग रहा था, और भी मैं बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन अगली बार फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।